चलिए हम सैवेज के क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ न्यूमेरिकल पार्ट आएगा उसको इंशाल्लाह एक्सेल में देख लेंगे। डिस्कशन मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, अगर होगी तो फिर डिस्कशन के लिए हमें MS वर्ड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब सब कुछ हमें पता है। CBA ने आगे काम अजीब सा कर दिया। अच्छा, ये 21 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा सवाल भी नहीं है, मतलब आपको लग रहा हो बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल नहीं। Show the amounts which will be recognized in the statement and statement of financial position and single statement of total comprehensive income for Savage for the year ended October 5 under IAS 19 employee benefits and movement in the net liability in the financial position. Your calculation should show the changes in the present value of obligation, fair value plan asset during the year. Deferred tax को कह रहे हैं इग्नोर कर दें and assume करें that pension benefit and contribution were settled कब? अक्टूबर, यानी जो हमने बेनिफिट पे किए और कंट्रीब्यूशन पे किया है ये एंड ऑफ द ईयर पे किया। ओके, तो सारे स्टेप्स करने, लायबिलिटी चार्ट बनाना है, एसेट चार्ट बनाना है, P&L में क्या आएगा, OCI में क्या आएगा, पेंशन लायबिलिटी एंड रिकंसिलिएशन। IAS 19 का जब भी फुल फ्लैश सवाल आता है तो सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। और IAS 19 के अंदर चेंज भी आ चुका है, उस चेंज को भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द चेंज बेसिकली, लेकिन चेंज वही बच्चा समझ सकता है अच्छे से जिसको पुराना पता। अच्छा, पुराना पता होगा फिर मैं बोलूँगा यार इसमें ये चीज़ चेंज हुई है, वो यहाँ यार चेंज हुई। पुराना पता ही नहीं, डायरेक्टली नया बता दो मुझे चेंज हुई है, उन्हें चेंज किया। तो बात कर लेते हैं इंशाल्लाह, पहले इसको देखते हैं, चेंज भी आएगा। Savage, a public limited company operates a funded defined benefit plan. मेरे ख्याल से मेरी और आपकी कल से ये बातें चल रही है कि IAS 19 में दो तरह के प्लान होते हैं, अनफंडेड एंड फंडेड प्लान, और फंडेड ही रेकमेंडेबल है। फंडेड प्लान का मतलब होता है बेसिकली हम प्लान ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। For its employee, the plan provide a pension of 1% of the final salary for each year of service. No, so देखिए ना क्या लिखा हुआ है, 1% of फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। डिफाइंड बेनिफिट प्लान हो गया ना, हर साल की सर्विस जो आप दे रहे हैं, मतलब मैं आपकी फाइनल सैलरी का 1% लूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विसेज, तो ये तो गारंटीड अमाउंट हो गया। जब गारंटीड अमाउंट होता है तो कौन सी कहानी होती है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अच्छे से पढ़े, 1% ऑफ फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। द कॉस्ट फॉर द ईयर इज डिटरमिन्ड using projected unit credit method. This reflects services rendered to the dates of valuation of the plan, incorporates actuarial assumptions regarding discount rate, expected year of service, retirement age, mortality rate. So actuarial assumption में सारी चीजें आती हैं। और पढ़ें, the directors have provided the following information about the defined benefit plan of the current year ended 31st October 5. अब पहला पॉइंट जरा अच्छे से पढ़िएगा, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज सर्विस फॉर द ईयर टू October 5 was 40 million. This is the present value of pension benefits earned by the employee in the current year. बताएं क्या गिवन है ये? सवाल तो गिवन है, मुझे भी पता नहीं कौन सी दो तरह की सर्विस कॉस्ट होती है, कौन सी सर्विस कॉस्ट गिवन है। मैं खुद सोचा ना, मतलब तो अजीब सी बात हुई। मैंने कहा बच्चा क्या कर रहा है, आपने खेल रहे हैं। मैं बोला किससे खेल रहे हैं, आपने फ्यूचर से। अब समझ में आती है ना, फ्यूचर से खेल रहा है, साला पढ़ नहीं रहा, अल्लाह माफ करे, तो फ्यूचर से ही खेलेगा ना। जब आपने वो बोल दिया सर्विस, बेटा हल्का हाथ रखे, थोड़ा खुदा का खौफ कर ले। मतलब दो तरह की कॉस्ट होती है, एक करंट सर्विस कॉस्ट होती है, दूसरी पास्ट सर्विस कॉस्ट। अब बता दें दोनों में से कौन सी गिवन है, आसान हो गया ना। तो ये राइट से बता, दोनों में से एक ही होगी। एक बच्चे ने ये बोल दिया करंट, दूसरे ने बोल दिया पास, तो गुड हो गया बेटा माशाल्लाह। थोड़ा सा पढ़ ले बेटा, ये करंट सर्विस कॉस्ट है, कल ही लिखवा है। करंट सर्विस कॉस्ट का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट्स अर्न्ड बाय द एम्प्लॉय इन द करंट ईयर। इस गरीब के बच्चे ने आपके एग्जामिनर ने, उसको भी पता था
उसको भी पता था कि जब मैंने ये लिखा है ना कि दी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द ईयर टू सर्विस 40 मिलियन, शायद बच्चा ना समझ सके कि करंट सर्विस कॉस्ट है। तो फुल स्टॉप के बाद देखिए वो क्या कह रहा है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेंशन बेनिफिट्स अर्न्ड बाय द एम्प्लॉय इन द ईयर। उसने करंट सर्विस कॉस्ट तक की डेफिनेशन लिखी है, हाँ बेचारे से ये गलती होगी, ये नहीं लिखा उसने दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट सर्विस कॉस्ट, फिर तो हमें समझ में आ जाता। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब भी टाइम मिले SBR थोड़ा सा पढ़ लिया करें। तो ये करंट सर्विस कॉस्ट, द पेंशन बेनिफिट्स पेड टू द फॉर्मर एम्प्लॉय 42 मिलियन है। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था कि जो बेनिफिट हम दे रहे हैं ये रेंट पे दे रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर पे अगर वो बेनिफिट्स पे करेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट और इंटरेस्ट रिटर्न में इंपैक्ट आएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है, सेवेज शुड हैव पेड कंट्रीब्यूशन, उसे पे करना चाहिए था टू द फंड 53 मिलियन। Because of cash flow problems, 8 million of this amount had not been paid at the financial year end October 5. So उसे पे करना चाहिए था 53, but उसने actually 45 पे किया। बेटा जितना उसने पे किया हम उसी पे काम करेंगे, क्योंकि अगर आपने 53 पे अगर आप काम करोगे तो आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दोगे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अगर आपने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो उनके इकोनॉमिक डिसीजन गलत होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर उनके इकोनॉमिक डिसीजन गलत होंगे तो उससे क्या होगा? होगा कुछ भी नहीं, जब उनको पता चलेगा तो लानतानी होगी और क्या होगा, अल्लाह माफ करे, गरीब के बच्चों के पैसे डूब जाएंगे और एम्प्लॉइज बिला वजह खुश हो रहे होंगे, यार क्या प्लान एसेट्स है, हालांकि होगा कुछ भी नहीं। तो अकॉर्डिंग टू IAS 19 जो कंट्रीब्यूशन आपने पे किया एक्चुअली उसी पे काम होगा, एंड एक्चुअली वी हैव पेड 45 नॉट 53। ठीक, ये हो गया पॉइंट 3। लेट्स गो फॉर पॉइंट 4। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड बेनिफिट टू करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉय वाज 3000 अक्टूबर 4, 3375 अक्टूबर 5। अच्छे से अगर आप देखें तो पॉइंट नंबर 4 में पीवी ऑफ डीबीओ गिवन है, सर 2004 और 2005 की पीवी ऑफ डीबीओ गिवन, लॉजिकली ओपनिंग और क्लोजिंग पीवी ऑफ डीबीओ गिवन। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट 2900 million, October 4, 3170 million, including the contribution owed by Savage at October 5. सर 3170 में इन्होंने गलती कर दी, जो ओड बाय सैवेज यानी सैवेज का जो पेबल है, ओड बाय मींस पेड बाय, तो सैवेज ने जो अभी पे करना है 8 मिलियन, इन्होंने उसको भी 3170 में ले लिया, विच इज इनकरेक्ट। सर लॉजिकली हमारे लिए क्लोजिंग फेयर वैल्यू प्लान एसेट 3170 मिलियन नहीं होगा, बल्कि इसमें से जब मैं 8 माइनस करूंगा तो मेरे लिए क्लोजिंग फेयर वैल्यू प्लान एसेट 3162 मिलियन होगा। तो इन्होंने इनकरेक्टली 3150 में क्या कर दिया, 8 इनकॉर्पोरेट कर दिया, जो कि इनको इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए था। इसके बाद देखें द एक्चुअल गेन्स recognized in October 4 were 336 million। सर पिछले साल इन्होंने एक्चुअल गेन 336 मिलियन रिकॉग्नाइज किए, इसका 2004 से कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि जो रीमेजरमेंट कंपोनेंट होता है जिस साल आता है उसी साल OCI में रिकॉग्नाइज हो जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, रीमेजरमेंट कंपोनेंट कभी भी रिसाइकिल होकर PNL में नहीं आता। अब देखिए ना, आपसे 2005 की अकाउंटिंग मांग रहे हैं और 2004 की एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने से। लेकिन नहीं, एग्जाम में हमारा बच्चा इसमें भी कुछ ना कुछ करके देता है ताकि वो नाराज ना हो कि सर उसने कुछ दिया था फिर कुछ तो करता, हालांकि इससे कुछ नहीं करना, अल्लाह माफ करे। मतलब आप मुझे क्यों बोल रहे हो यार कि पिछले साल में 336 मिलियन रिकॉग्नाइज किए, क्यों? वो कह रहे मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि बच्चा मिस्टेक करे। तो याद रखिएगा सर 336 मिलियन का हमारे 2004-5 से लेना देना नहीं, ये बात क्लियर होती है। आगे चल, और इनका ईयर एंड अक्टूबर है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2004 स्टार्ट ऑफ ईयर द कंपनी हैड अमेंडेड द प्लान। जी, जब प्लान कंपनी अमेंड करती है तो क्या चीज अराइज होती है? हाँ, बच्चे से ने पूछा क्या अराइज होती है, कह रहा अभी जो पढ़ा, मतलब अभी जो पढ़ा उसका कोई नाम नहीं था। यानी ये इस तरह से जवाब देंगे भाई क्या राय होती है सर अभी जो पढ़ा, गुड हो गया बेटे। तो
पास सर्विस कॉस्ट, ये बताए ना बेटा, ये तो उसमें फुब्बा जी थोड़ी आएंगे बताने के लिए, बताएं पास सर्विस कॉस्ट जरूरी है। The company had amended the plan so that employees were now provided with an increased pension entitlement. The benefits became vested immediately. वैसे रुक जाते हैं, चाहे vested हो या not vested हो, recognize तो immediately करना था। खैर इसने कहा है ही vested immediately. And actuaries computed the present value of the cost कब? 1st November 2004, 125 million. आप चेक कर लें। पास सर्विस कॉस्ट 1 नवंबर 2004 को तो गिवन है यार, लेकिन गिवन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे एग्जामिनर ने हमें पास सर्विस कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में क्यों बताई, उसका एक जवाब है, ध्यान से सुनिएगा। सर लॉजिकली 1 नवंबर 2004, अब एक मिनट के लिए अकाउंटिंग को छोड़ ही दो, आप कैसे छोड़ दो, छोड़ दो, वैसे ही बात कर लेते हैं। अगर मैं 1 नवंबर 2004 को आपको एक प्रेजेंट वैल्यू देता हूं 125 मिलियन, बस ये एक प्रेजेंट वैल्यू, और मैं आपसे कहता हूं अक्टूबर 2005 में इस 125 की क्या वैल्यू होगी। सर लॉजिकली अगर 1 नवंबर 2004 को 125 मिलियन प्रेजेंट वैल्यू है, तो सर 31 अक्टूबर 2005 को ये वैल्यू थोड़ी बढ़नी चाहिए अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की वजह से। ये बात क्लियर होती है। तो एक्चुअली 125 मिलियन की जो पास सर्विस कॉस्ट है, कैटेगोरिकली एग्जामिनर कह रहा है इट हैज बीन गिवन इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स और स्टार्ट ऑफ द ईयर में मौजूद है। लिहाजा जब हम अनवाइंडिंग करेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो हम सिर्फ पीवीओ डीबीओ पे काम नहीं करेंगे, बल्कि हमें पास सर्विस कॉस्ट को भी देना पड़ेगा। यानी कि अब इंटरेस्ट कंपोनेंट निकालते हुए अल्लाह माफ करे हमें इस 125 को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और बढ़ते, द डिस्काउंट रेट्स एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन द प्लान एसेट से उसने डिस्काउंट रेट दे दी, अक्टूबर 4 में दे रहा है 6% और एंड ऑफ अक्टूबर 5 में दे रहा है 7%। आप चेक कर लीजिएगा जो डिस्काउंट रेट हम यूज करते हैं स्टार्ट ऑफ द ईयर के इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब 2005 में जो डिस्काउंट रेट इस्तेमाल होगा 6% यूज हो रहा होगा। कितना यूज हो रहा होगा? 6। ओके, आगे चल के फिर मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन के बाद इंशाल्लाह कि व्हाट आर द चेंजेस इन IAS 19, क्योंकि जब मैं IAS 19 में चेंजेस डिस्कस करूंगा तो फिर आपको आइडिया होगा कि अब नया चेंज इसमें एक्चुअली आया क्या है। लेकिन उस चेंज से पहले हमें थोड़ा पुराना पढ़ना पड़ेगा। पुराने के मुताबिक जब हम डिस्काउंटिंग करते हैं तो हम डिस्काउंट रेट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वाला लेते हैं। तो अक्टूबर 4 का डिस्काउंट रेट अक्टूबर 5 की काउंटिंग में इस्तेमाल होगा। IAS 19 की चेंजेस के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो उससे सारे चार्ट बना लेते हैं जो भी, देयर इज नो डिस्कशन इन दिस क्वेश्चन। तो इसको अल्लाह का नाम लेके एक्सेल पे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो आप लोगों को शायद पता ही होगी माशाल्लाह, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत से बच्चे तो पेपर दे चुके हैं। आप लोग जब पार्ट 2 में पेपर देते हैं और कोई सवाल आपने फ्लैग कर दिया, आया था ना लाल सा झंडा, फ्लैग कर दिया कि मैं इस सवाल पे वापस आऊँगा, बेटा पेपर ख़त्म करते हुए उसको अनफ्लैग करना लाजमी। अगर आपने किसी सवाल को अनफ्लैग नहीं किया, उसे चेक नहीं किया जाए, यू हैव टू अनफ्लैग इट। स्किल्स में फ्लैग का ऑप्शन ही नहीं थी, खुद ही हो जाता था। नहीं यार, आप ध्यान दीजिएगा भाई, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। तो फ्लैग को या तो फ्लैग कर ही नहीं, ज़्यादा बेहतर, या जरूरी फ्लैग करना, याद रहता है कि यार इसको देखना। इसमें तो पूरा पेपर ही फ्लैग करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? ना करें, कल बोलती हूँ। तो अगर फ्लैग किया तो उसको अनफ्लैग कीजिएगा। हाँ बोले मैं पूरा पेपर ही फ्लैग कर दूँ, अनफ्लैग के लिए बाद में जाना पड़ेगा। चलते हैं जी एक्सेल आ जाए बेटा। और एग्जाम में आपको पता है जो स्प्रेडशीट गिवन होती है थोड़ा सबर वाली होती है, मतलब
स्लो चलेगी, थोड़ा सब्र चाहिए उसको। तो हम कुछ क्वेश्चन आगे चल के कोशिश करेंगे उसी में सॉल्व करें ताकि मसला ना। हाँ यार मैं भी ये देख रहा हूँ, लाइब्रेरी चार्ट बना लें। लाइब्रेरी चार्ट फॉर 31st October 2005। सबसे पहले क्या लेंगे, पीवीडी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। इसकी ओपनिंग लिखना है, ओपनिंग। ओपनिंग पीवीडी आ गई। ओपनिंग प्रेजेंट वैल्यू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। चले यही लिख देते हैं, जाने नहीं। आप चेक करें ओपनिंग पीवीडी कितना है। 3000 मिला पॉइंट नंबर 4 में। यस यहाँ ले लेते हैं, बहुत दूर चला गया है। 3000 है। अच्छा जी, चलें इसमें अनवाइंडिंग करते हुए सवाल में एक चीज का ख्याल रखना है कि वी हैव टू टेक पास सर्विस कॉस्ट एज वेल। तो ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट जरा देख लें कैसे आएगी। 3000 लिया प्लस 125, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6%, तो इंटरेस्ट कॉस्ट 187.5 आ रही है। फिर इसमें ऐड कर देंगे सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट। और सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट में दोनों आती है, करंट एज वेल एज पास सर्विस कॉस्ट। पहले पॉइंट में करंट सर्विस कॉस्ट गिवन है 40, पास सर्विस कॉस्ट 125 मिली। लेस कर दें बेनिफिट्स पेड। सो बेनिफिट पेड पॉइंट नंबर 2 में गिवन है 42। अब चेक कर लेते हैं कि हमारे लिहाज से लायबिलिटी कितनी बनती है। आई थिंक सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमारे लिहाज से लायबिलिटी होती है 3310.5। क्लोजिंग लायबिलिटी एक्चुरियन बताएगा, एग्जाम में आपका एग्जामिनर बताएगा। देखते हैं क्या। सर क्लोजिंग लायबिलिटी 3375 है, यस नो मिली। क्लोजिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। यार बंदा एग्जाम में यही करता है। कितना भी 33। आप देख सकते हैं कि लायबिलिटी बढ़ रही है। रीमेजरमेंट कंपोनेंट आएगा, बैलेंसिंग फिगर होगी, लेकिन टेक्निकली एक्चुरियल लॉस। यस नो, यहां लिख देते हैं री मेजरमेंट कंपोनेंट। ब्रैकेट में बता देते हैं कि है एक्चुअली क्या, एक्चुरियल लॉस। ऐसे ही है वो एक्चुरियल लॉस। कौन सा 1 बता देता हूँ। दो चीजें थी ना, 165 के अंदर हमने करंट सर्विस कॉस्ट में ऐड कर दिया पास सर्विस कॉस्ट। अच्छा बेटा, आप कहीं भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं, तो यू हैव टू क्रिएट अ लिंक। आप जैसे 64.5 है ना, आप इसको कैलकुलेटर से निकाल के यहाँ लिख सकते थे। उससे पता है क्या होता, आपको मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि उस गरीब के बच्चे को कभी पता ही नहीं चलता कि 64.5 आया कैसे। तो कहीं भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं, तो यू हैव टू क्रिएट अ लिंक। तो रीमेजरमेंट कंपोनेंट आ गया जी 64.5। अब आइए बेटा एसिड चार्ट पे चले।
बस ऐसे ही एक सवाल आना चाहिए 25 नंबर। उफ, मजा आया। एसिड चार्ट अक्टूबर 205। ओपनिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स। जी ओपनिंग कितना है? 2900। यस, तो इसमें ऐड कर देंगे लम्हा फिर इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रिटर्न, इसे लेंगे मल्टीप्लाई करें 6%, आगे इंटरेस्ट इनकम। इसमें 125 is the past service cost. Past service cost comes in liability chart. It does not come in asset chart. I think you also need to eat some chart. Yes. It could be fruit chart or any other chart. अच्छा जी, इसमें बेटा ऐड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पेड। कंट्रीब्यूशन पेड ही लेना है बस। सर लॉजिकली इन्होंने पे 45 किया, राइट? यस, तो बता दें। वो कह रहे हैं शुड हैव पेड कितना? 53। पे एक्चुअली कितना किया है? 45। लेस कर दे बेटा बेनिफिट पेड। बेनिफिट्स यहां लेते हैं, उसको यहां से लिंक क्रिएट करके दे देते हैं ताकि उसको पता चले हमें लिंक क्रिएट करना। कुछ तो बताया उसको। सर सम का फॉर्मूला यूज करके देख लेते हैं हमारे लिहाज से क्या वैल्यू आनी चाहिए प्लान एसेट्स की। सर हमारे लिहाज से जो प्लान एसेट की वैल्यू बनती है 3077। क्लोजिंग वैल्यू एक्चुअली आपको बताते हैं। Closing fair value of plan assets। अच्छा, क्लोजिंग फेयर वैल्यू प्लान एसेट में ध्यान दीजिएगा, उसने 3170 में क्या कर दिया भाई? 8 को भी ऐड कर लिया ना। आप देख सकते हैं सर प्लान एसेट ज्यादा आ रहे हैं, हमारे लिहाज से होना चाहिए 3077, आ रहे हैं 3162। प्लान एसेट बढ़ रहे हैं तो गेन, तो बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो रीमेजरमेंट कंपोनेंट होगा। लेकिन टेक्निकली इट इज एक्चुअल गेन। इसे लिया एक्चुअल गेन आ रहा है 85। आप बेटा एसओएफपी लाइब्रेरी भी चलते स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लाइब्रेरी एसेट ले लेते हैं 31 October 205। so पहले लें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। So present value defined benefit obligation कितनी है? यहाँ लीजिए 3375। इसमें से लेस कर देंगे क्या? फेयर वैल्यू प्लान एसेट।
सर आपके पास SOFP पेंशन लायबिलिटी आ जाएगी, SOFP पेंशन लायबिलिटी जी, इसे लें 213 आ रही है SOFP पेंशन लायबिलिटी। यस, तो अच्छा मुझे कोई बताएंगे 213 को हम पेंशन लायबिलिटी क्यों कहते हैं? बात हुई थी हमारी। एक्चुअली आपके जो पीवी और डीबी प्रेजेंट वैल्यू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है वो 3375 है। उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आपके पास जो प्लान एसेट है वो 3162 के लॉजिकली 213 का डेफिसिट है। वो डेफिसिट कंपनी को फुलफिल करना होगा क्योंकि ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान अपने एम्प्लॉइज को आपने दिया है जिसमें एक फिक्स अमाउंट देने की गारंटी होगी। तो ये जो 213 है ये शो करता है डेफिसिट इन द प्लान एसेट्स। तो ये 213 का जो डेफिसिट है ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में SOFP में सिर्फ 213 आप शो करेंगे। तो अगर कभी सरप्लस आ जाता है तो फिर एसेट हो जाता है। तो बेसिकली 213 आपको बताता है भाई दिस मच इज डेफिसिट एंड दैट डेफिसिट इज योर लायबिलिटी। सर अब एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं किसके? extracts of statement of comprehensive income for the year ended. So year ended ले लेंगे 31st October 2005। बड़े यहाँ पे आपने नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट बताना है, नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट। अच्छा नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट बेसिकली एक हमारे पास इंटरेस्ट कॉस्ट और एक हमारे पास इंटरेस्ट इनकम नेट ऑफ करके बताएंगे। अब जरा देखिए हमारे पास इंटरेस्ट कॉस्ट है 187.5, ये बात क्लियर होती है। और हमारे पास इंटरेस्ट इनकम है 174। सो लॉजिकली नेट इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी, ये सुनो। और वो जो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी उससे बेसिकली आपका P&L डेबिट हो रहा होगा। वैसे हम उसको ले लेते, इसे लिया, इसमें से माइनस कर देते हैं इनकम। तो नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट 13.5 आ रहा है, चेक कर लें ये भी सबके पास। नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट है 13.5। यस सर, यस सर। सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट ले लें। सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट में करंट एंड पास्ट सर्विस कॉस्ट दोनों आ जाएंगी। तो ये नहीं हमारे पास करंट एंड पास्ट सर्विस कॉस्ट आगे। सर लॉजिकली 13.5 से भी P&L डेबिट हो रहा है और 165 से भी P&L क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। ऐसे ही तो हम एग्जामिनर को बता देते हैं कि चार्ज टू एसोसिएट कितना आ रहा है। तो इसको लिखेंगे चार्ज टू एसोसिएट। अच्छा जी, अब बेटा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करते हैं। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट आएगा। नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट। अब ये जो नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट लेकर आएंगे ये भी हम
लिंक के थ्रू लेकर आएंगे, लिंक आएगा यहाँ लाइबिलिटी चार्ट से। लाइबिलिटी चार्ट में अगर आप चेक करें तो 64.5 जो है ये एक्चुअली लॉस था, एम आई राइट? यस नो? और 85 एक्चुअली गेन है जितना मुझे याद है। आपके पास नेगेटिव 20.5 आ रहा है, सो लॉजिकली ये नेगेटिव 20.5 ये रिप्रेजेंट करेगा कि OCI 20.5 से बढ़। एक्चुअली हमने डेबिट वाली चीजों को पॉजिटिव में बता दिया है, क्रेडिट को नेगेटिव में बता दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम 178.5 में से 20.5 को नेट ऑफ करेंगे तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस फॉर द ईयर आएगा। क्या आएगा? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस। उसको बता देते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस फॉर द ईयर। जी, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस कितना आएगा? इसे लेंगे प्लस इसे लेंगे, सो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस फॉर द ईयर आ रहा है 158। आप चेक कर लें, हम लायबिलिटी चार्ट बना चुके हैं, एसेट चार्ट बना चुके हैं, HFP लायबिलिटी कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आ चुका है। अब हमें रिकंसिलिएशन बनाना है, रिकंसिलिएशन तक जाना है अपने। देखते हैं रिकंसिलिएशन का क्या होगा। We need to go till reconciliation. तो सर उसने मुझसे रिकंसिलिएशन मांगी जिसमें सारे इम्पैक्ट बताने। सर रिकंसिलिएशन स्टार्ट होती है ओपनिंग पेंशन लायबिलिटी से। ओपनिंग पेंशन लायबिलिटी। अब बेटा ओपनिंग पेंशन लायबिलिटी कैसे आएगी? प्लीज अगर आप क्वेश्चन 1 मिनट के लिए देखें, आप पॉइंट नंबर 4 देखें, आपको 3000 नजर आ रहा है, पीवी ऑफ डीवीओ, प्रेजेंट वैल्यू डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी, और फेयर वैल्यू प्लान एसेट ओपनिंग नजर आ रहे 2900। अगर मैं दोनों को नेट ऑफ करूंगा ओपनिंग लायबिलिटी आ जाएगी। ये भी मैं एग्जामिनर को लिंक क्रिएट करके बता देता हूँ, क्या याद करे, किससे वास्ता पड़ा मैं यार, तो याद ही नहीं करता, यही तो मसला है। ओपनिंग लायबिलिटी आ गई 100 मिला, इसमें ऐड कर दें नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट। बेटा नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट कहां से आएगा? एसोसिएट्स, ये जो भी बताया 13 पॉइंट, इसमें ऐड कर देंगे सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट, इसमें ऐड कर देंगे सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट। सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट कितना है? 165। अच्छा, आपने जो रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट सीखा आप उसी पे रहेंगे, चीजें ऑटोमेटिकली सही होती रहेंगी, फॉर्मेट से नहीं हटना, ठीक है? कि सर हमें फॉर्मेट से नहीं हटना। ऐड करें रीमेजरमेंट कंपोनेंट, रीमेजरमेंट कौन सा? नेट रीमेजरमेंट, नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट। अब सर नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट हम कहां से लाएंगे? लिंक क्रिएट करके लाएंगे। सर यहां देखिएगा नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट 20.5 नेगेटिव था, गुड हो गया। लेस कर दें कंट्रीब्यूशन पेड, लेस कंट्रीब्यूशन पेड। सो कंट्रीब्यूशन पेड लेस करना है ना, मैंने नेगेटिव लिखा, और कंट्रीब्यूशन पेड भी मैं यहां से ला रहा हूं। अब बेटा अल्लाह का नाम लेकर सम का फॉर्मूला यूज करते हैं और लेट्स सी
कि कहानी क्या, चेक करें मैं, ये तो कमाल हो गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो रिकंसाइल हो गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते थे रिकंसाइल नहीं हुआ, मैं कर दिया रिकंसाइल मेरा भाई, अब तो आने चाहिए 100 में से 100। क्या बात, तो क्लोजिंग ले लो बेटा, पेंशन लायबिलिटी, सर क्लोजिंग पेंशन लायबिलिटी आ गई 230 मिली। तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन भी आ गई कि एक्सेल में किस तरह से लेके चल, अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए जिसके चांसेस बड़े कम है। अब बेटा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि IAS 19 में चेंजेस क्या है, जरूरी है क्या कहते हैं, क्योंकि जब आप IAS 19 की चेंजेस देखेंगे तो ही आपको आइडिया होगा चेंजेस क्या है। ठीक है जी, और कोई भी बच्चा अगर देखना चाह रहा है हमारी IAS 19 में क्या चेंजेस हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर ले, तो उसको पता लग जाएगा क्या चेंजेस हैं, क्योंकि सब कुछ तो यूट्यूब पे नहीं डालेंगे ना भाई, फिर एडमिशन कौन देगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं IAS 19 में क्या चेंजेस हैं, अगली स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।